गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नीति आयोग के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 4 टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला जिसमें मैंने 4 टॉपिक कवर किया है। आज हम स्पेशली जेंडर पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी फैक्ट होता है मैंने पहले बताया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य ये है कि एक समर्थकारी माहौल बनाने के लिए बिना संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएं 2022-23 तक महिला श्रम सहभागिता दर को कम से कम 30% सुनिश्चित करना। तो ये इसका टारगेट है। अभी का क्या स्थिति है अभी देख लीजिए। टारगेट रखा गया कब, कितना, 30%। महिला श्रम भागीदारी मतलब जितना भी लोग काम करते हैं उसमें महिला भागीदारी कितनी है, तो 30% अभी है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 70 लोग पुरुष काम कर रहे हैं, 30 लोग महिला काम कर रही है। सिंपल, इसका अर्थ यही हुआ। तो अभी का जो स्थिति है वो है कि 23, मतलब ये 30 है भी नहीं, अभी 23 ही है, 23.7 है। 23.7 में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, 26% है, और शहरी क्षेत्र में 16% है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होने का कारण इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादा लगी होती है। अब देखे हुए गाँव में, अगर आप रहते हुए देखे होगा कि गाँव में जो भी काम होता है कृषि का, उसमें ज़्यादातर महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है। इनके अलावा गाँव के अन्य भी जो काम होते हैं वहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला सहभागिता दर ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में कम है। अगर क्वेश्चन ही पूछ दे प्रीलिम्स के फैक्ट में भी, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों से कम है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। हालांकि ऐसे कोई नहीं जानता है तो सीधे मारेगा कि नहीं शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा महिलाएं काम करती है, पढ़ी लिखी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लिंग समानता व कल्याण के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा मातृ लाभ योजना। ये सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, 4-5 का भी नाम याद है तो आप डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि अवरोधकारी तत्व क्या है, मतलब बाधाएं क्या क्या आती है। तो सबसे पहली बाधा है कार्यस्थल की दूरी का अधिक होना। दूरी अधिक होगा तो ऑब्वियसली सेफ्टी को लेकर किसी हो जाता है। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम है। शहरी क्षेत्र में जैसे दिल्ली वगैरह है, यहाँ पर तो मेट्रो फिर भी अवेलेबल है, तो परिवहन की सुविधा जहाँ ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर कार्यस्थल दूरी है और परिवहन का अगर साधन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत है। तो इसलिए छोटे शहर में Tier 3 या Tier 2 वाले शहर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कार्य घंटों में लचीलापन करना। लचीलापन का सेंस ये है कि महिला वर्कर को बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। तो ऐसे में ये होता है कि अगर वो कार्य घंटे पर लचीलापन ना हो तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद है कि क्रेचर्स की उपलब्धता में कमी, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पर जो बच्चों के केयरिंग की जो बात होती है वो ज़्यादातर महिलाओं को देखना होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर माता पिता घर पे ना हो तो बच्चों का केयर कौन करेगा। इस इशू को लेकर भी कितनी महिलाएं काम पर नहीं जा पाती है या काम करना पसंद नहीं करती है। तो अगर ये उपलब्धता हो जाए क्रेचर्स की, यानी बिना माता पिता के उपलब्धता में भी बच्चों को केयर करने वाला कोई हो, ऐसी सुविधा हो जहाँ बच्चों का केयर हो जाए, तो भी महिला सहभागिता दर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बहुत सारी महिलाएं काम करने को लेकर इच्छुक होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा कमी ऑब्वियस है। इसके बाद आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को रोकना। इसके बाद पार्ट टाइम कार्य के लिए अवसर ना होना। पार्ट टाइम के लिए भी प्रॉब्लम आती है महिलाओं को। कार्यबल में पुनः प्रवेश के लिए और ख़राब स्थिति का होना, यानी कि अब एक बार महिला कोई काम छोड़ दी किसी कारणवश से, कुछ फैमिली इशू हो गया चाहे किसी कारण से भी, तो दोबारा उनके इंटरव्यू का ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, महिलाओं के ज़्यादातर कार्य अदृश्य या अवैतनिक होते हैं। ये केयर टेकर इकोनॉमिक बात हो रहा है। ग्रामीणवादी में देखे होगा कि ज़्यादातर जो घरेलू काम होते हैं महिला संभालती है, ठीक है। तो जो महिला संभालती है घर को, कहीं ना कहीं वो काम कर रही होती है। एक तरह से जैसे कोई वर्कर काम करता है वैसे घर में काम करती है। इवन कई मामलों में घर में ज़्यादा काम होता है बाहर की अपेक्षा। जो ऑफिस में काम करते हुए उससे ज़्यादा काम घर पे होता है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। तो ये एक चुनौती है और इसीलिए बोला जाता है कि जो महिला के जो घरेलू काम है उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाए, ठीक है। तो ये सब बाधाएं हैं आपको महिला के कार्यबल में। तो अब हम देखते हैं कार्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है नीति आयोग के द्वारा इसमें कि महिलाओं द्वारा सामना की गई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून एवं नीति के लिए लिंग संवेदी विचार सुनिश्चित करना। यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न जीवन चक्र है। जैसे विवाहित महिला के लिए ऐसा कुछ काम हो जो विवाहित महिला के लिए स्पेशली हो, यंग मदर्स के लिए स्पेशली हो, सिंगल वुमेन के लिए स्पेशली हो, तो कैटेगराइज कर, कानून में भी कैटेगराइज कर दिया जाएगा। उनकी सहूलियत के हिसाब से अगर काम किया जाएगा तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर भी शिक्षित स्कूली स्नातक और स्नातक एजुकेशन के स्तर पर देखा जाता है कि महिला की खास करके हायर एजुकेशन में
उनका इन्वायरमेंट रेशो काफ़ी कम हो जाता है। वैसे ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट रेशो काफ़ी कम है अन्य देशों की तुलना में। उसमें भी अगर हम लोग जेंडर को देख लें तो वहाँ पर महिलाओं की कम है पुरुषों की अपेक्षा। और अभी से अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो महिला सहायता दर कम होगी। ये काम भी करेंगी वो तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, अनस्किल्ड काम है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। उसमें ज़्यादा इनकम नहीं होता है, काम ज़्यादा होता है बट इनकम ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद वंचितता के स्तर, विकलांग, एस सी एस टी OBC, तो सारे सेक्टर की महिलाओं को इसमें ध्यान देने की बात की जा रही है। इसके अलावा है दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने और लैंगिक भावना को बढ़ावा देने के कानूनी ढांचों को मजबूत करना, यानी कि न्यूनतम वेतन उनका सुनिश्चित हो, मातृत्व लाभ, मातृत्व अवकाश और शिकायत निवारण तक पहुँच, ये सब के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जैसे सी वर्क्स पोर्टल हो गया है। इसके अलावा उनके जो अवकाश के जो दिन है उसको भी बढ़ाए जाने की बात की गई है। तो ये सब सारे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा निजीकरण का ख्याल रखना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को कानून को और कठोर बनाना, तो ये सब चीज़ों पर भी काम हो रहा है, बट उसको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। इसके बाद है प्रमुख संकेतकों के लिए डिसएग्रीगेटेड डेटा का निर्माण करना, यानी कि डेटा प्रणाली की स्थापना, यानी कि किस आयु वर्ग की महिलाएं कहाँ पर काम ज़्यादा कर रही है, ठीक है, किस आयु वर्ग की महिला में लिटरेसी कम और किस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही है, उनके लिए एक वुमेन डाटा होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम को तैयार कर सकें। जैसे स्किल मैपिंग कैसे होता है कि जो हमारे जो जितने भी वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर इसका पता चल जाए तो जो भी कंपनी जो हायर करती है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आराम से एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अगर वो रजिस्टर है तो वहाँ से उनको हायर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा अभी चलता है, हायर इट हो गया, चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अपना प्रोफाइल डालते हैं, उसके थ्रू आपका वहाँ पर वो आपको बुलाया जाता है। तो ऐसा भी अगर डेटा अवेलेबल होगा महिलाओं के रिलेटेड कि कौन सी महिला कहाँ पे काम कर रही है और किस आयु वर्ग की महिला किस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, तो इस पर क्या होगा कि यहाँ पर उनको काम मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसके बाद डेटा का विकास राष्ट्रीय व उपराष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद चौथा है कि उद्योग एवं उद्यम में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, स्पेशली रोजगार क्षेत्र, उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों के विकास को प्रोत्साहन। स्टार्टअप में देखा गया, स्टार्टअप योजना जब चलाया गया है तो आप देखेंगे कि 100 स्टार्टअप में एक आधी महिला ऐसी है जो उद्यम को आगे बढ़ा रही है, या स्टार्टअप कल्चर को महिला जल्दी एक्सेप्ट करती नहीं है, ठीक है, काफ़ी जोखिम भरा क्षेत्र होता है ये, और भी बहुत सारी बाधाएँ होती है। तो ये तो स्टार्टअप अगर तो ऐसा क्षेत्र है कि पुरुष भी जल्दी इसमें हाथ नहीं डालते हैं, तो महिला की तो यहाँ बात ही अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे उद्यमों के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उनको अधिक से अधिक वहाँ पर रोज़गार भी मिल पाए, बल्कि वो रोज़गार प्रोवाइडर हो पाए, रोज़गार लेने के अपेक्षा वो रोज़गार दे लोगों को। तो ऐसा करना होगा। जितने बड़े बड़े कंपनी आप देखिएगा उनके जो जो फाउंडर होते हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कैसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पर महिला उद्यमी को बेहतर बेहतर प्रोत्साहन मिले। इसके बाद है कि निजी क्षेत्रों कंपनियों में 30% महिलाओं को कर लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये स्पेशली निजी कंपनियों के बारे में बात हो रही है। इसके बाद 5वां नंबर है कि संपत्ति स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा में सुधार करना, पति पत्नी के साथ संयुक्त पंजीकरण को बढ़ावा देना। हाँ, ये भी एक सही तरीका है। पति पत्नी अगर एक ही जगह काम कर रहे हैं तो उनको संयुक्त पंजीकरण मिल जाएगा, तो वहाँ पर आसानी के साथ वो काम कर पाएंगे। इसके बाद आम संपत्तियों अथवा आम संपत्ति संसाधनों पर भी महिला के अधिकारों को मान्यता व सुरक्षा प्रदान करना, सिंचाई प्रणाली, मछली पकड़ने के मैदान, वन क्षेत्र, मतलब जो भी अन्य जो संपत्ति है वहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके बाद कृषि में लगे महिलाओं के लिए समर्थकारी संविधान का सृजन करना। आपको पता होगा कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो महिला की जो भागीदारी है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा। ग्रामीण क्षेत्र में है 26%, यहाँ पर देख लीजिए। महिला की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में 26%, शहर क्षेत्र में 16% है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भागीदारी है वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बेहतर करें। जैसे कि APO में 50% महिला सदस्यता को कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा APO के पंजीकरण फीस के लिए अलग बजट बनाने का विचार किया जाना चाहिए। खेतों में कृषि विस्तार सेवाओं को लक्षित करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें होगी तो सबसे अधिक जो कल्याण होगा वो कृषकों का होगा, और कृषकों में भी महिला कृषकों का ज़्यादा कल्याण होगा। तो ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसके बाद महिलाओं को के कौशल और लाभ क्षमता को बढ़ाना, यानी PGIS को 2 बालिका शिशु योजना के साथ लागू करने पर विचार, 12वीं तक के लड़कियों की शिक्षा हेतु अपेक्षा के वित्तीय प्रोत्साहन। इस मामले में बिहार सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और अन्य राज्य सरकार भी इसे सीख सकती है। एक तो गवर्नमेंट जॉब में उनको आरक्षण है, दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो 10th 12th और जो ग्रेजुएशन होता है उस पर सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है, जैसे कि 10,000, 15,000, 25,000 ऐसे करके एक अमाउंट फिक्स होता है। इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं
वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि चलो कम से कम पैसे मिले के बहाने ही पढ़ा देंगे। तो पेरेंट्स का तो एक लालच होता है पैसा, कि चलो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब गर्ल्स पढ़ लेती है तो कहीं ना कहीं वो एम्पावर हो जाती है और उनके लिए बहुत सारे जो अवसर होते हैं वो खुल जाते हैं। तो यहीं पर बात हो रही है कि 12वीं तक का इवन मुझे लगता है हायर एजुकेशन तक भी इसको किया जाना चाहिए। इसके अलावा गैर पारंपरिक कार्यों में महिलाओं के बीच कौशल विकास देना। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जैसे टैक्सी ड्राइवर इत्यादि। अब देखिए कि ये जो काम है, ये टैक्सी ड्राइवर, प्लम्बर, इस सब में ज़्यादातर पुरुष होते हैं, महिला नहीं होती है, क्योंकि सोसाइटी ऐसा है कि वहाँ पर ऐसा काम करना वो ज़्यादा सूटेबल महसूस नहीं करती इस सब काम में। तो इसीलिए ज़रूरत इस चीज़ को है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ठीक है, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो काम कर पाए। बड़े शहरों में अभी देखा जाता है कि महिला काफ़ी हद तक आगे आ रही है। जैसे कि दिल्ली में भी आप जाइएगा तो जो बस कंडक्टर आप देखिएगा तो वहाँ पर महिला, मैंने कई बार देखा है कि महिला बस कंडक्टर होती है। जैसे मैंने खुद यात्रा किया था, देखा था कि महिला वहाँ पर टिकट को काट रही है। तो ऐसे में बड़े शहर तो सीमित है, छोटे शहर में ये अभी लागू नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फेलोशिप हो गया, रिसर्च हो गया, वहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए किरण योजना ऑलरेडी चलाई जा रही है सरकार द्वारा। नेक्स्ट है सभी महिलाओं के लिए गतिशीलता, सुरक्षा इत्यादि को सुनिश्चित करना। बड़े शहरों में वाहनीय आवास, आवासीय हॉस्टल, बलिंग अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार। साइबर अपराधों जैसे नए हिंसा के प्रारूप को मिटाने के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल को मजबूती प्रदान करना। यानी कि जो महिलाएं साइबर सेक्टर में काम कर रही है, डिजिटल में भी काम कर रही है, उनके लिए भी बेहतर एक माहौल तैयार हो। इसके बाद ग्रामीण कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार। इससे क्या होगा कि जो महिलाएं छोटे, जैसे कि आप देखिएगा कोई टियर 1 शहर है, टियर 3 शहर, छोटा शहर है, और उसके आसपास कई गांव हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर महिला को जाना है काम के लिए इस छोटे शहर में, तो वहाँ पर चुनौती सबसे बड़ी आती है परिवहन की। रोड वगैरह सब कुछ बन गया पर परिवहन की समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी शिफ्ट जरूरत है। अगर ये चीज़ हो जाता है अच्छे तरीके से तो वहाँ पर भी छोटे गाँव से महिला शहर में जाकर काम कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था इसमें जेंडर से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि वर्तमान स्थिति क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं और क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कुछ फैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो सारे फैक्ट है वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।